नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में ओपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने बोर्ड क्लास 2023 के लिए कक्षा 12 जो ज्योग्राफी सिलेबस अपना अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग बोर्ड जो सिलेबस अपना उसके अनुसार प्रश्नोत्तर सीरीज अपने शुरू कर रखी है। तो शुरू करते हैं आज उसी प्रश्नोत्तर सीरीज को। तो आगे बढ़ाएं उसी प्रश्नोत्तर सीरीज को। आज अपना जो लेसन है वो है प्राथमिक क्रियाएं। अपना जो लेसन आज का रहेगा वो है प्राथमिक क्रियाएं। तो इस प्राथमिक क्रिया पर अपना आज विचार करेंगे। और प्राथमिक क्रिया अध्याय 5वां लेसन अपना अभ्यास इसके देखेंगे। और यहाँ से जो 2023 में प्रश्न आने हैं, एक प्रश्न तो आएगा यहाँ पे वस्तुनिष्ठ, ठीक है, और एक प्रश्न आएगा यहाँ पे अति लघुत्रात्मक, एक आएगा अति लघु त्रात्मक और एक आएगा अपना वस्तुनिष्ठ। तो कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो गए? यहाँ से 2 अंक के 2 प्रश्न, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2 अंकों के 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो एक हो गया अपना वस्तुनिष्ठ और एक हो गया अति लघुत्रात्मक। तो इसमें जो प्रश्न यहाँ से बनेंगे उन प्रश्नों को अपन बारी बारी से देखते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा अपना इस सीरीज का। तो जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं अपन कोशिश कर रहे हैं कि ऑल ओवर जो प्रश्न है आप तक पहुँचाए इस लेसन के, और जो इम्पोर्टेंट है उस पर भी मैं फोकस करूँगा। और चांस ये रहेगा कि लगभग 100% चांस ये रहेगा कि ये जो प्रश्न है इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम जो है उसमें प्रश्न जो है आ जाएगा। कोई विशेष चेंज, भाषा चेंज हो सकती है, इतना सा फर्क रहेगा, बाकी कोई विशेष फर्क नहीं रहेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज की सीरीज का। पहला है प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है, यानी प्राथमिक क्रिया में क्रियाएं कौन कौन सी शामिल है। तो अकॉर्डिंग अपने सिलेबस के अनुसार अपन देखें तो 6 क्रियाएं इसमें शामिल है। आखेट, कृषि, खनन, संग्रहण, मत्स्य पालन और पशुचारण। 6 क्रियाएं अपने सिलेबस में ये शामिल है। तो आखेट शिकार करना, कृषि करना, खनन करना, संग्रहण करना, कंदमूल फल का संग्रहण करना, मत्स्य पालन करना प्लस पशुचारण करना, ये 6 क्रिया इसमें शामिल की गई है, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक क्रिया है इसको किस नाम से पुकारते हैं? तो लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्रिया में काम करने वाले जितने भी श्रमिक हैं उनको लाल कॉलर श्रमिक के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को किस नाम से पुकारते हैं? लाल कॉलर श्रमिक के नाम से। आदिम मानव निर्भर था, यानी आदिम मानव जो है निर्भर था किस पर? तो आदिम मानव आपको पता है कि ये किस पर निर्भर था? आखेट शिकार करता था, कंदमूल संग्रह, यानी 2 क्रियाएं होती थी उसकी, या तो वो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था और दूसरा संग्रहण करता था, जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा करता था और उनको खा लेता था। और कुछ संग्रहण विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कि अपन एस्किमो जनजाति के बारे में अपने सिलेबस में पढ़े, तो वो ग्रीष्म काल जो होता है वहाँ छोटा ग्रीष्म काल लगभग 3 महीने का होता है। तो उस समय शीतकाल के समय शिकार करके ग्रीष्म काल के लिए वो संग्रहण कर लेते हैं और लंबे समय तक उसी को खाते रहते हैं, ठीक है। तो संग्रहण भी एक प्रमुख आदिम जनजाति का व्यवसाय था और एक था शिकार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है शिकार पर प्रतिबंध। भारत में शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? तो क्योंकि अधिक शिकार से कई जीवों की प्रजातियां जो है वो संकट में आ गई। अब कई जीवों की प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर थी, इसलिए शेर को बचाने के लिए, बाघ को बचाने के लिए इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा नीले सिर वाली बतख है, तो कई प्रकार के प्रजातियां जो है वो दुर्लभ प्रजातियों में शामिल हो गई और उनको एक विशेष प्रकार से कहें तो उनको चिन्हित करके और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया ताकि उन प्रजातियों को रोका जा सके। अब रोकने के लिए क्या क्यों जरूरी था? तो जो प्रकृति है अपनी, उस प्रकृति के संतुलन के लिए, प्रकृति के संतुलन के लिए प्रकृति में हर एक प्रजाति का होना जरूरी है। तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए
प्रकृति में सभी जीवों का होना अति आवश्यक है, इसीलिए उसको रोका गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। वैसे 4 वर्ग आते हैं, पाठ जब स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती जो चैप्टर वहाँ तो 4 वर्ग दे रखे हैं, और वैसे आर्थिक क्रियाएं 5 प्रकार की भी है, इसके 5 प्रकार की भी है, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। चतुर्थक और पंचम में कोई विशेष फर्क नहीं है, हाई लेवल की जो सेवाएं होती है उनको पंचम में शामिल कर दिया, इसके अलावा जो शोध है, अनुसंधान है, खोज है, ठीक है, ये जो सेवाएं होती है वो किस में, चतुर्थक में शामिल की गई है। तो विस्तार से अपन इनको बारी बारी से एक एक सेवा पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अगला प्रश्न साथियों है कि भोजन संग्रह विश्व में कहाँ किया जाता है? अब भोजन संग्रह की बात आती है तो वही जनजातियाँ जहाँ वो क्षेत्र जो अधिक दुर्गम है, अधिक सघन जंगलों वाले हैं और जहाँ आदिम जनजातियाँ निवास करती है, तो उन भागों में भोजन संग्रह किया जाता है। तो इसके 2 प्रमुख क्षेत्र है, एक तो उच्च अक्षांश और एक है निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। अब उच्च अक्षांश कौन से हो गए? उत्तरी ध्रुव पे तो कोई रह नहीं रहा, इसका मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर का जो क्षेत्र है वो उत्तरी कनाडा का क्षेत्र है, ठीक है, और उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली, ठीक है। उत्तरी अक्षांशों में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली, इन 2 भागों में उत्तरी यूरेशिया और ये 2 भाग है, यहाँ एक जनजाति रहती है, उसका नाम है एस्किमो, एस्किमो जनजाति। तो ये प्रमुख रूप से संग्रहण का कार्य करती है। इसको यहाँ पे अलग अलग नामों से याकूत भी इसी को कहते हैं, चुकची भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इन भागों में इसको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, ठीक है। और निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश जो है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश, इसमें अपने दक्षिण अमेरिका में आ गए अमेजन बेसिन, और यहाँ पाए जाने वाले सघन वन है जिसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अमेजन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। अमेजन वनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। तो अमेजन जो बेसिन है, अमेजन नदी का जो प्रवाह क्षेत्र, वहाँ पाए जाने वाले सघन जंगली जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र भी मुख्य रूप से किसके लिए है? संग्रहण के लिए। और उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो इन भागों में मुख्य रूप से कौन सी क्रिया की जाती है? भोजन संग्रह। और करती कौन है? प्रमुख रूप से आदिम जनजातियाँ। कौन करती है? आदिम जनजातियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न, अब कौन सी जनजातियाँ कहाँ करती है, इसका विस्तार से अपन अध्ययन भी करेंगे। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि च्युइंगम का चिक्कल, हालांकि च्युइंगम को चबाने के बाद में जो एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ जो बचता है उसको चिक्कल कहा जाता है, ठीक है। च्युइंगम चबाने के बाद, च्युइंगम चबाने के बाद बचा जो चिपचिपा एक प्रकार का पदार्थ बचता है उसको चिक्कल कहा जाता है। अब ये चिक्कल बनता कैसे, किससे बनता है? तो ये जेपोटा वृक्ष के दूध से। किससे बनता है चिक्कल? जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है, ठीक है। तो चिक्कल हो गया क्या? च्युइंगम चबाने के बाद में जो शेष बचा है, अवशेष जिसको चिपचिपा जो एक प्रकार का अवशेष बच जाता है उसको चिक्कल कहा जाता है, और ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न, याक, लामा, रेंडियर कहाँ पाले जाते हैं? तो याक, लामा, रेंडियर तो तिब्बत में याक पाला जाता है, लामा और रेंडियर जो है उत्तरी ध्रुव में पाले जाते हैं। देखो तिब्बत में तो याक और लामा ये तो 2 हो गए अपने तिब्बत में, और रेंडियर जो है वो उत्तरी ध्रुव में पाले जाते हैं एस्किमो जनजाति के द्वारा। एस्किमो जनजाति के द्वारा रेंडियर पाला जाता है, जो यहाँ इनकी गाड़ी को खींचने के काम में आता है, और इनकी जो गाड़ी होती है वो स्लेज कहलाती है, स्लेज। और स्लेज क्या होती है? हड्डियों से बनी गाड़ी होती है, और ये हड्डियों से बनी गाड़ी जो है वो बर्फ़ की जो परत जमी होती है धरातल के ऊपर, तो आसानी से रेंडियर नाम के जीव जो है पशु जो है वो इसको खींचते हैं, ठीक है ना। तो याक और लामा तो हो गया अपने तिब्बत क्षेत्र में, और रेंडियर उत्तरी ध्रुव पर। बेसिकली जिस प्रश्न वाली बात है वो ज़्यादा हार्ड है नहीं, अपन
यदि बेसिकली हर चीज़ पे पहुंच जाएंगे तो इजीली आपको मेमोराइज भी हो जाएगा, और अपना जो बोर्ड का एग्ज़ाम है पैटर्न है उसके अनुसार है, तो आपको बोर्ड के पैटर्न में भी ये बड़ा काम आएगा। ठीक है, इनसे बाहर मुझे लग रहा है कि कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र है। पृथ्वी पर चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र है, यानी आदिम जो क्रियाकलाप है उसमें चलवासी पशुचारण भी एक महत्वपूर्ण आदिम क्रियाकलाप है आर्थिक क्रिया के रूप में। तो इसके 3 क्षेत्र है। उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र, यूरोप व एशिया के टुंड्रा क्षेत्र। अब टुंड्रा और टेगा 2 तरह के प्रदेश आते हैं। अपन ग्लोब पर देखेंगे तो इस प्रकार का सा अपना यदि ग्लोब है, और यहाँ भूमध्य रेखा कर्क रेखा, ये आर्कटिक वर्त। अब इस आर्कटिक वर्त के पास में ये वाला जो क्षेत्र है लगभग ये आता है अपने 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच। यहाँ पे जो कोणधारी इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इस प्रकार के जहाँ पे कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं तो इनको तो कहा जाता है टेगावन। ठीक है, और टेगावनों ये यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और टेगा के ठीक ऊपर 65 से 70 अक्षांशों के आसपास में आर्कटिक वर्त के आसपास में यहाँ पे छोटी छोटी घास मिलती है। और घास क्यों? क्योंकि धरातल पर बर्फ की परत छाई रहती है, इसके कारण यहाँ पे छोटी घास और छोटी वनस्पतियाँ मिलती है, तो उसको टुंड्रा कहा जाता है। तो यूरोप और एशिया के तो टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पे पशुचारण किया जाता है। ठीक है, और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, तो 3 कौन कौन से हो गए? अपना उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? चलवासी पशुचारण। ठीक है ना। अगला प्रश्न साथियों, अगला है कि गद्दी बकरवाल चरवाहा समुदाय का संबंध किस देश से है? तो गद्दी और बकरवाल जो चरवाहा समुदाय भारत में हिमालय के जो क्षेत्र है, भारत का जो हिमालय का जो क्षेत्र है, उस हिमालय के क्षेत्र में मुख्य रूप से अपना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, इन 2 राज्यों में मुख्य रूप से गद्दी गुज्जर बकरवाल चरवाहा समुदाय निवास करते हैं। जो गुज्जर बकरवाल है ये जम्मू कश्मीर में है, गुज्जर बकरवाल ये तो पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, और ये जो अपना गद्दी समुदाय है ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है यहाँ मुख्य रूप से ये मिलते हैं। तो ये भारत के संदर्भ में है। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ठीक है, ऋतु प्रवास का मतलब क्या हो गया कि हिमालय पर्वत के चरवाहा समुदायों के द्वारा शीत ऋतु में हिमालय के निचले इलाकों में अपने पशुओं को लेकर के आ जाना व ग्रीष्म ऋतु में पुनः हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में चले जाना, यह क्रिया क्या कहलाती है? ऋतु प्रवास कहलाती है। भारत में हिमालय का जो क्षेत्र है अपना, ये हिमालय का जो क्षेत्र है अपना, तो यहाँ अपन देखेंगे कि इस भाग में मुख्य रूप से कुछ जनजातियाँ रहती है। जैसे शीतकाल शुरू होता है तो ऊपरी भाग में यहाँ बर्फ़ गिरती है, शीतकाल शुरू होते, तो ये लोग अपने पशुओं को लेकर कहाँ जाते हैं? घाटियों में आ जाते हैं। पशुओं को लेकर कहाँ जाते हैं? घाटियों में। और घाटियाँ चूँकि सर्दियों में ऊपरी भाग की बजाय थोड़ी गर्म रहती है, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, ग्रीष्म ऋतु शुरू होते ही अपनी घाटियों से पशुओं को वापस लेकर के ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं। और ऊपरी जो पहाड़ी इलाके हैं, उन पहाड़ी इलाकों से जैसे बर्फ़ की चादर हटती है तो यहाँ पे घास उगती है, और उस घास को मैदान को बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल, यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान। ठीक है, तो इन बुग्याल घास के मैदानों में अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार शीतकाल में घाटियों में आना और ग्रीष्मकाल में वापस पहाड़ों के ऊपर चले जाना क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। ठीक है, इजीली है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला प्रश्न, अगला साथियों प्रश्न अपना है कि वाणिज्य पशुधन पालन प्रभावित करता है। ठीक है,
यानी वाणिज्य पशुधन पालन प्रभावित है किससे? पश्चिमी संस्कृति से। और पश्चिमी संस्कृति का मतलब है यहाँ पे यूरोपीय टेक्नोलॉजी, यूरोपीय तकनीक, यानी पश्चिमी संस्कृति को कहें या यूरोपीय तकनीकी इसको अपन कह सकते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन, व्यापारिक पशुधन पालन क्यों किया जाता है, किस लिए? तो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए। तो ये किससे प्रभावित है? पश्चिमी टेक्नोलॉजी से, यानी यूरोपीय तकनीकी से। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है कहाँ कहाँ पे? तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, यानी व्यापारिक उद्देश्य से पशु पाले जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि निर्वाह कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? निर्वाह कृषि, अब निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं मुख्य रूप से, आदिमकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि जिसको अपन दो भागों में उसमें को पुनः बांट सकते हैं। तो ये आदिमकालीन यानी प्राचीन समय में मनुष्य क्या था, उसके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आदिम तरीके से खेती करता था और उसका उद्देश्य क्या होता था? जीवन निर्वाह करना, भरण पूर्ति करना, उदर पूर्ति करना। ठीक है, और उसके बाद में गहन निर्वाह कृषि का जो प्रकार आया उसी से थोड़ा सा उन्नत था, लेकिन इसमें भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया। ठीक है, इसके भी दो प्रकार थे, एक का नाम था चावल प्रधान और एक का नाम था गेहूं प्रधान। गेहूं प्रधान भी कह दो, चाहे गेहूं चावल विहीन के दो प्रकार इसके भी है, गहन निर्वाह कृषि के भी। ठीक है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो ये आदिम कृषि का एक प्रकार है जो आदिवासियों द्वारा जंगलों को काट करके खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें वर्षा काल से पूर्व बीज डाल देते हैं, जैसे ही वर्षा होती है तो बीज ग्रोथ कर जाते हैं और फसल जो है तैयार होने पर काट ली जाती है। इसमें क्या होता है कि ये 4-5 वर्षों तक उसी स्थान पर एक ही फसल बोते हैं और विशेष रूप से क्या बोते हैं? खाद्यान्न बोते हैं। विशेष रूप से क्या बोते हैं? खाद्यान्न बोते हैं। ठीक है, तो फसल चक्र नहीं अपनाने के कारण, एक ही स्थान पर एक ही फसल बोने के कारण ये खेत जो है कुछ समय बाद में अनुपजाऊ हो जाता है, 4-5 वर्ष के बाद में। तो ये लोग क्या करते हैं? उस स्थान को छोड़कर नए क्षेत्र में, जंगल में, क्योंकि जंगल खूब बड़ा होता है, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे यही प्रक्रिया अपनाते हैं और पुनः खेत तैयार करते हैं और खेती करते हैं। इस तरह की खेती को स्थानांतरित कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्थान को बदल बदल के नए खेत तैयार करके खेती करते हैं। इसको कर्तन दहन भी कहा जाता है। कर्तन दहन इसीलिए कहा जाता है कि ये खेत तैयार करने से पूर्व घास फूस जो है, झाड़ झंझाट जो भी, उसको काट करके उस राख को वहीं डाल करके अपना खेत तैयार करते हैं। इसको झूमिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और अपने पूर्वी भारत जो बना वहाँ पे झूमिंग कहते हैं। और भी अन्य इसके नाम है, जैसे श्रीलंका में इसको चेन्ना भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको मिल्पा भी कहते हैं, इसको दीपा भी कहते हैं मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के आसपास में। ठीक है, इसको नेवड़ बेवड़ भी कहते हैं। ठीक है, इसको दक्षिणी राजस्थान के अंदर वालरा भी कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रदेशों में जो स्थानांतरित कृषि है उसके अलग अलग नाम पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, इजी प्रश्न है, पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण भी है। गहन निर्वाह कृषि के कितने प्रकार हैं? तो गहन निर्वाह कृषि के मुख्य रूप से 2 प्रकार अभी मैंने बताए थे आपको। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार है, एक का नाम है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरी है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित कह दो चाहे गेहूं प्रधान कह दो, चावल रहित कह दो चाहे गेहूं प्रधान कह दो, एक ही बात है, दोनों बिंदु सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि रोपण कृषि कौन कौन सी फसल, रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? रोपण कृषि, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें विभिन्न प्रकार की तरु फसलें होती है, एक प्रकार की, उनको रोप करके, उगा करके और एक बागान तैयार किया जाता है मुख्य रूप से, और उससे फिर पैदावार प्राप्त की जाती है। तो रोपण कृषि जो होती है उसमें कौन कौन सी फसलें हैं? तो मुख्य रूप से ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है रोपण कृषि, और यहाँ चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, गन्ना, ठीक है, और कोको, रबड़, कपास, केले, अनानास मुख्य रूप से
फलों की कृषि भी इसी में आती है। तो ये सारी सारी जो कृषि फसलें हैं वो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कोको, रबड़, कपास, केले, अनानास और अन्य फल वाली जितनी भी फसलें हैं वो इसमें शामिल की जाती है। अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अनेक बार पूछ लिया गया है कि फेजेंडा क्या है। तो ब्राज़ील जो है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो ब्राज़ील है उसमें जो कॉफ़ी के बागान है उनको फेजेंडा कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हर बार पूछ लेते हैं। जिस प्रकार से मावट के बारे में किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछ लेते हैं, तो वैसे ही अपने इसे बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में फेजेंडा प्राय पूछ ही लिया जाता है। तो ये बेसिक प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में किस फसल की प्रधानता होती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली अनाज कृषि, और वो इसमें भी क्या बोया जाना है, अनाज। तो इसमें जो व्यापारिक फसल, उद्देश्य और अनाज, बात अनाज की आ गई तो इसमें कपास वगैरह है, गन्ना वगैरह, इनकी बात तो होगी नहीं। अनाज की बात करेंगे, अनाज में क्या आएगा, चावल है, गेहूँ है, इसके अलावा अपने मक्का है, ज्वार है, इनकी बात, बाजरा है, इनकी बात करेंगे। तो इनमें जो व्यापारिक उद्देश्य से सबसे अधिक बोया जाने वाला जो अनाज है उसका नाम है गेहूँ। क्या बोया जाता है, गेहूँ, क्योंकि संपूर्ण विश्व में बहुत अधिक जनसंख्या जो है गेहूँ का सेवन करती है। बाजरा वगैरह है दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्ण कटिबंध वाले जो क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से खाया जाता है, और मक्का वगैरह है वो भी इन्हीं प्रदेशों में खाया जाता है। तो गेहूँ जो है वो संपूर्ण यूरोप, अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों में गेहूँ भरपूर मात्रा में खाया जाता है। इसलिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में शामिल फसल कौन सी है, गेहूँ की। यह कृषि मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क भागों में की जाती है, ठीक है ना। और मध्य अक्षांश में इसलिए की जाती है क्योंकि इसको क्या चाहिए, शीत भी चाहिए और मुख्य रूप से ग्रीष्म में, यानी दिन के अंदर तापमान लगभग 10 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में रहता हो, और रात का तापमान जब गेहूं की फसल बोई जाती है तो वो 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में रहता हो। तो इस क्षेत्र में आसानी से गेहूं की फसल कर ली जाती है। और इसके लिए वर्षा की बात अपन करें तो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा जहाँ होती है तो वहाँ पर ये फसल हो जाती है। इससे कम वर्षा वहाँ सिंचाई की आवश्यकता रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि स्टेपीज क्या है। स्टेपीज तो यूरेशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, स्टेपीज, प्रेरीज, पंपाज, वेल्डास, कैंटबरी, तो ये घास के मैदान है। मैंने जो नाम बोले सारे क्या है, घास के मैदान। स्टेपीज है यूरोप और एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उनको क्या बोला जाता है, स्टेपीज। और यदि ये घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है, कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय उत्तरी अमेरिका में है, तो उसको बोलते हैं प्रेरीज, ठीक है। और यही घास के मैदान यदि दक्षिणी अमेरिका में है, तब बोलते हैं इसको पंपास, ठीक है। यदि ये अफ्रीका में है तब इसको बोलते हैं वेल्डस, ठीक है। इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम पाए जाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड में है तो कैंटबरी कहा जाता है। तो अलग अलग प्रदेशों में इसके अलग नाम, जैसे प्रेरीज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, ठीक है। तो यहाँ उसको प्रेरीज कहा जाता है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित कृषि। अब मिश्रित का नाम आता है अपन सोच लेते हैं कि उसमें विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मिश्रित कृषि का तात्पर्य है कि खेती के साथ साथ में पशुपालन करना, ठीक है। कृषि के साथ साथ में क्या करना, पशुपालन करना, क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। कोई ज़्यादा विशेष है नहीं। भूमध्य सागरीय कृषि में कौन सी फसलें बोई जाती है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है अपना, कि भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसमें कौन सी फसलें बोई जाती है। तो मुख्य रूप से इसमें खट्टे फलों वाली, ठीक है, खट्टे फलों वाली फसलें हैं मुख्य रूप से बोई जाती है, जैसे कि अंगूर, खट्टे फल, अंगूर, संतरे, अंजीर, जैतून, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे फलों की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको भी बढ़िया तरीके से थोड़ा सा मेमोराइज आप कर लें। भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ कहाँ की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागरीय कृषि जो है
वो कहाँ की जाती है। अब अपने के दिमाग में ये रहता है कि भूमध्य सागरीय कृषि सिर्फ भूमध्य सागर के आसपास में होती होगी, नहीं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र कौन कौन से है, तो विश्व में जहाँ जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पे ये कृषि की जाती है। तो भूमध्य सागर का आसपास वाला इलाका तो होगा ही होगा इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये तो आ ही गया। इसके अलावा मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी जो तट है वहाँ पाया जाने वाला जो चिली देश है तो मध्यवर्ती चिली। और इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका दक्षिणी पश्चिमी इलाका, ठीक है। और उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का भी कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी इलाका। तो यहाँ मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। अगला प्रश्न, कोल खोज किसे कहते हैं, कोल खोज क्या है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो सोवियत संघ रूस के अंदर, सोवियत संघ रूस में सामूहिक जो कृषि की जाती थी, सामूहिक कृषि, उसको कोल खोज कहा जाता था। किसको, सामूहिक कृषि को क्या कहते थे, कोल खोज कहते थे। सहकारी कृषि किसे कहते हैं, जब कृषकों का एक समूह है, कृषकों का एक समूह है, एक सहकारी संस्था बना करके कृषि कार्य करे और उसमें जो उस संस्था के द्वारा उसमें कुछ पैसे कलेक्शन करके और खेती के अंदर खर्च करे, ठीक है, सब मिलकर के उस खेती को करे, तो ऐसी जो कृषि है उसको सहकारी कृषि कह सकते हैं। और उस संस्था के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र खरीदना है, उन्नत खाद खरीदनी है, उन्नत बीज खरीदना है, वो किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि ट्रक फार्मिंग क्या है। अब ट्रक फार्मिंग, ठीक है, तो बेसिकली ट्रक का संबंध ट्रक से ही है, यह कन्फ्यूज करने वाला नहीं है, यहाँ पे ट्रक का संबंध ट्रक से ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रकों द्वारा फल सब्जियों को नगरीय क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य ट्रक फार्मिंग कहलाता है। ट्रक द्वारा फल सब्जियों को नगरीय क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य ट्रक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। और सबसे पहले सर्वप्रथम जो ट्रक फार्मिंग है वो कहाँ शुरू किया गया था, अमेरिका में। सबसे पहले ट्रक फार्मिंग कहाँ शुरू किया गया था, अमेरिका में, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत जो ट्रक फार्मिंग की है वो अमेरिका से हुई है। खनन किसे कहते हैं, तो जमीन से खनिजों को खोदकर निकालना खनन कहलाता है, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है, तो पुष्पोत्पादन, पुष्प का उत्पादन फूलों की कृषि कहलाती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। और सहकारी कृषि का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो सहकारी कृषि का स्टार्ट कहाँ से है, सोवियत संघ रूस से। तो ये अपने 30 प्रश्न यहाँ से मैंने बनाए हैं। और यहाँ से चूँकि आना क्या है, 2 प्रश्न, एक वस्तुनिष्ठ और एक अति लघुत्रात्मक, एक अंक का एक अंक का दूसरा, तो कुल 2 अंक के 2 प्रश्न आने हैं। और बेसिकली यहाँ लगभग इस पार्ट से 30 प्रश्न के आसपास में बनते हैं, तो सारे आप तक मैंने पहुँचाने की कोशिश की है। कोशिश रहेगी कि यहाँ से लगभग जो बोर्ड है वो इसी तरह के क्वेश्चन है वो आप तक आपसे पूछेगा, तो आप ज़रूर उसका सॉल्यूशन जो है ज़रूर देंगे। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीय जो क्रियाकलाप है उसकी अपन चर्चा करेंगे। और बिल्कुल टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट इजी वे में आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जितने भी अपने स्टूडेंट है 12वीं बोर्ड क्लास में ज्योग्राफी के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वर्ष 2023 में, उन तक अपने वीडियो का लिंक ज़रूर भेजें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए कार्य करें, किसी की भलाई के लिए कार्य करें, ठीक है। तो ज़रूर आप जुड़े रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी।